नमस्ते। अ, मैं अंजलि मिश्रा और मेरा शोध का विषय वो है हिंदी साहित्य में आदिवासी स्त्री विमर्श की विद्रोही चेतना। उसी के अंतर्गत मेरे प्रपत्र का विषय, जैसा कि मैंने बताया, जसिता केरकट्टा की कविताओं में आदिवासी स्त्री विमर्श। जब भी कोई विषय विमर्श बन जाता है, उसकी सघनता और उसका पैनापन विमर्शों की बाढ़ में कहीं खो सा जाता है। जो मूल और नाजुक सी बात उन सब में छिपी होती है, वह कहीं दब सी जाती है। जैसे जब कोई किताब शास्त्र बन जाए तो उसे पूजा तो बहुत जाता है, पर समझ बहुत कम लोग पाते हैं। ऐसा ही साहित्य में स्त्री विमर्श की चर्चाओं को लेकर हुआ है। स्त्री विमर्श साहित्य में सबसे ज्यादा उछाला जाने वाला और सबसे कम समझ में आने वाला मुद्दा है। उसमें भी आदिवासी स्त्री विमर्श स्त्री के आदिम अस्तित्व के और गहरे में सूक्ष्मता से पड़ताल करने की एक गहन कोशिश है। प्रकृति आदिवासी स्त्री की स्वाभाविक शरण स्थली है। जिन आदिवासी कवियों ने आदिवासी स्त्री विमर्श को सशक्त तरीके से हिंदी साहित्य में रखा है, उन सब ने प्रकृति और स्त्री को गहरे अंतर संबंध के रूप में निर्देशित किया है, जिसमें कि जसिंता केरकट्टा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वे कवियत्री, लेखक, लेखिका एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के उराव आदिवासी समुदाय से हैं। जसीता के 4 काव्य संग्रह अंगोर 2016, जड़ों की जमीन 2018 और ईश्वर और बाजार 2022, प्रेम में पेड़ पूना 2024 में प्रकाशित है। जसिंता ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली के कई विश्वविद्यालयों में भारत में आदिवासियों एवं आदिवासी स्त्रियों की स्थिति तथा अमेरिका के हार्वर्ड तथा द्वारा आयोजित हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण पर अपनी बात सशक्त तरीके से रखी है। जहां हमें दुलाय चंद्र मुंडा और रामदयाल मुंडा के काव्य में आदिवासी वाचिक साहित्य की ध्वन्यात्मकता तथा उनकी काव्य परंपरा का वैशिष्ट मिलता है, वहीं बन्ना टेटे, सरिता बड़ाई, अनुज लुगुन जैसे काव्य स्वर अपने सांस्कृतिक वैशिष्ट व काव्यत्व के साथ हिंदी के रूप विन्यास को भी साधते हुए अपनी मौलिक उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। वहीं निर्मला पुतुल हिंदी काव्य मुहावरे में आदिवासी जीवन संघर्ष को स्पष्ट अभिव्यक्ति देती है। इन कवियों के बीच जसिंता केरकट्टा अपना एक वैशिष्ट काव्य लहजा तैयार करती है, जिसमें आदिवासी जीवन मूल्यों की प्रखर दृष्टि है। हिंदी काव्य विन्यास के निकट रहते हुए भी वे अपनी विशिष्ट काव्य भाषा और दृष्टि द्वारा न केवल सहअस्तित्व के जीवन दर्शन, प्रकृति के महत्व व सांस्कृतिक उपस्थिति को स्वर देती हैं, बल्कि अपनी सहजता व विलक्षण काव्याभिव्यंजना से प्रभावित भी करती है। जसिंता ने अपनी कविताओं में जो कुछ भी आदिवासी स्त्री संवेदना से जुड़ा लिखा है, उसमें से बहुत कुछ उनका खुद का भोगा यथार्थ है। वे खुद भी एक चिंतनशील आदिवासी स्त्री हैं और बड़े ही करीब से उन्होंने आदिवासी समुदाय की स्त्रियों की अंतही पीड़ा, उनकी श्रमशीलता, उनका कठोर पर नाचता हुआ जीवन महसूस किया है। उतनी ही प्रामाणिकता से उसे अपनी कविता में बिना किसी वाग्याडंबर के पिरोया भी है। आदिवासी स्त्री जन्मजात स्वभाव से ही प्रकृति से जुड़ी होती है। उसके दिवस शाम का लय प्रलय सब कुछ प्रकृति से जुड़ा होता है। इसलिए वह स्वतः ही सुसंस्कृत समाज की स्त्रियों की अपेक्षा कम बीमार पड़ती है। जहाँ एक सुसंस्कृत समाज की स्त्री की पूरी दिनचर्या कंक्रीट के 4 दीवारी के भीतर सिमट कर रह जाती है, वहीं एक आदिवासी स्त्री सुबह से शाम तक प्रकृति के साथ श्रमशील तथा पशु पक्षियों, चांद, पहाड़, नदी के साथ एक संवेदनशील जीवन भी जीती है। इसी तथ्य की ओर इशारा करते हुए वो अपनी कविता में कहती हैं, वो लकड़ी ढोकर उतरती है पहाड़ से, उसके पीछे पीछे धीरे धीरे सूरज भी उतरता है। दोनों को उतरती देखती है पहाड़ी नदी और उसकी सांसों में शाम उतर आती है। भारतीय समाज में स्त्री के वैवाहिक जीवन के शुरू होते ही प्रेम, आत्मीयता, समर्पण जैसे अच्छे अच्छे नामों के आड़ में जो स्त्री की स्वायत्तता और उसके स्वतंत्र अस्तित्व को पोंछ देने की साजिश चलती रहती है, उससे जसिंता को घृणा है। वे पुरजोर तरीके से उसका विरोध करती हैं और कहती हैं, प्रेम में आदमी एक क्यों हो जाना चाहता है, अपनी भिन्नता के साथ क्यों दो नहीं रह पाता। इस एक की चाहत में वह प्रेम को हथियार में बदलता है और जीवन भर अपने साथी पर हमला करता रहता है। प्रेम कहाँ उसकी ताकत बन पाता है। घर, चूल्हा, चौका, परिवार, बच्चे सब स्त्री की सारी सृजनात्मकता हजम कर जाते हैं। कुछ काम सिसिफस की यातना की तरह होते हैं, घर के कामों से जिसमें अंतहीन दोहराव होता है। एक साफ सुथरा काम गंदा हो जाता है, गंदा काम साफ हो जाता है। बार बार दिन ब दिन गृहिणी समय का हिसाब लगाते लगाते खुद को थका देती है। वह कुछ नहीं बनती, बस वर्तमान को कायम रखती है। खाना, सोना, सफाई करना। साल अब आसमान की ओर नहीं बढ़ते।
वे आगे फैले हुए, धूसर और एक जैसे। धूल और गंदगी के खिलाफ लड़ाई कभी जीती नहीं जाती। घर और उससे निर्मित होने वाली परिस्थितियां स्त्री के जीवन को यांत्रिकता से भर देते हैं। अज्ञे ने भी स्त्री की इस भयावह दिनचर्या को लेकर रोज कहानी में चिंता जताई है। जब तक इस पुरुष स्त्री को अपनी वस्तु मानकर उसके प्रति जो भी व्यवहार करेगा, चाहे उस व्यवहार में कितनी ही सुरक्षा और आत्मीयता हो, वह स्त्री को सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में आगे न ला सकेगा। जसिंता ने अपनी कविताओं में पूरा जोर इस बात पर दिया है कि काश स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है वह पति पत्नी मालिक दासी से ऊपर उठे और मित्रता की प्रगाढ़ पराकाष्ठा छुए। तभी वह समाज को कुछ विधायक दे सकता है। अपनी कविताओं अगर वे साथी भर होते, अपने हिस्से का प्रेम, प्रेम में दो हो जाना आदि में वह इसी तथ्य की ओर इशारा करती है। परंतु स्त्री पुरुष के रिश्ते में जब तक स्वातंत्र्य और समानता फलित नहीं हो सकती, जब जब तक स्त्री पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर है, स्त्री के जीवन की अनेक व्यवस्थाओं में प्रधान और कदाचित उसे सबसे अधिक जड़ बनाने वाली बात अर्थ से संबंध रखती है और रखती रहेगी, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता है। जीवन में विकास के लिए दूसरों से सहायता लेना बुरा नहीं, परंतु किसी को सहायता दे सकने की क्षमता न रखना अभिशाप है। सहयात्री वो कहे जाते हैं जो साथ चलते हैं। कोई अपने बोझ को सहयात्री करके अपना उपहास नहीं करा सकता। भारतीय पुरुष ने स्त्री को या तो सुख के साधन के रूप में पाया है या भार के रूप में, फलता हुआ उसे सहयोगी का आदर न दे सका। ऐसा नहीं है कि स्त्री जीवन की घोर परतंत्रता से जसिंता अनजान है। वैवाहिक जीवन के बाद तो स्त्री का सांस लेना भी पति परिवार आज्ञानुपालित होता है। जसिंता लिखती हैं, प्रेम की बंजर जमीन पर समाज को साक्षी मान उसने समर्पण के धागे से जो रिश्ते बांधे थे, उसी समाज की खातिर जर्जर हो चले संबंधों की खामोशी से पहरेदारी करती है। सच्चाई को अंदर ही दफना कर सपनों और एहसासों के किनारे अकेली खड़ी डिबिया के खुरचे भ्रम से हर दिन वह चुपचाप अपनी मांग भर लेती है। जसिंता ने अपनी कविताओं सिंदूर का रिश्ता, मातृत्व की उम्र, जमनी तुम कौन हो, स्त्रियों का ईश्वर, औरत का घर, आदिवासी लड़कियां, मिल बांट कर खाने वाले लोग, सहयात्री, पश्चाताप, विवाह, स्त्रियां जब लड़ती हैं, मरती झरती खपती स्त्रियां, पति आदि कविताओं में स्त्री के हर उस सूक्ष्म पहलू पर संजीदगी से बात की है जिससे एक स्त्री की जिंदगी विभिन्न मोड़ पर जूझती है। अपनी कविता मिल बांट कर खाने वाले लोग में वो आदिवासी स्त्री के रोजमर्रा शोषण की इतनी तीखी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं कि पाठक बिना चिंतित हुए नहीं रह सकता। कभी कभी इतना कहला भेजते हैं, भेज दो अपनी लड़कियों को, और मेरे घर के डरे हुए सारे मर्द उनकी डेहरी पर छोड़ आते हैं मुझे। इसी चिंता को आगे का स्वर देते हुए रमाशंकर यादव विद्रोही अपनी औरतें कविता में कहते हैं, मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की है जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। अपनी कविताओं में स्त्री की तमाम चिंताओं को उजागर करते हुए भी जसिता स्त्री को मात्र एक लैंगिक संरचना की नहीं मानती, वरन वह उसे बृहत्तर मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार करती है। जल जंगल विस्थापन की समस्या, आदिवासियों के अस्तित्व, उनकी शैली, संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह, ये केवल आदिवासी पुरुष की समस्या नहीं है, वरन पूरे आदिवासी समाज की समस्या है। और समाज के भीतर जितना पुरुष आता है उतनी स्त्री भी आती है। एक तरीके से देखा जाए तो जसिंता आदिवासी जीवन संकट की जिम्मेदारी स्त्री के भी कंधे पर समान रूप से डालकर उसे उसके कूपमंडू जीवन से निकालकर एक वैश्विक मानव की पंक्ति में खड़ा करना चाहती है। जसिंता की कविताओं की मुख्य संवेदना आदिवासी जनजीवन पर मंडराते सभ्यता प्रेषित खतरों को पहचानना तथा जंगल और पहाड़ों के हरास की पीड़ा को मुखर तरीके से पाठकों के सामने लाना है। जसिंता की कविताओं का सारा जोर इस बात पर है कि अगर हम प्रकृति को बचा सके तो ही हम समाज, मनुष्य और स्त्री को बचा सकते हैं। उससे मेरा संबंध क्या था कविता में वह एक आम के पेड़ के कटने की एक हृदय विदारक स्थिति हमारे सामने रखती है। दोस्त सिर्फ इंसान नहीं हुआ करते, पेड़ भी हमारे गहन मित्र और सुख दुख के साथी हो सकते हैं। सभ्यता के विकास के नाम पर इन निर्दोष मित्रों की हत्याओं की रिपोर्ट कोई पुलिस स्टेशन अपने 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 खाते में नहीं दर्ज करता। प्रकृति से कटने के दुष्परिणामों को बताते हुए वो कहती हैं, किसी पर भरोसा न कर पाना यह आज के समय की बड़ी बीमारी बनती जा रही है। भीड़ में अपने तरह के हाड़ मांस के इंसानों से घिरे होकर भी उनके साथ डिस्कनेक्टेड महसूस करना
सच्ची प्रशंसा, प्यार, भरोसा नहीं पाना, विशाल प्रकृति से कोई जुड़ाव नहीं महसूस करना, ये सब आज के समय की बीमारियां हैं। इन्हें इंसानों ने की व्यवस्था ने पैदा किया है। प्रकृति से कटे समाज की ये सबसे बड़ी बीमारी है। उनकी कविताओं में प्रकृति स्वयं को ही अपने ही मुख से बयान करती चलती है। ऐसा लगता है कि जसिंता एक मुखर पेड़ है और दुनिया के सभी पेड़ एक चुप जसिंता। अभी तो महुए के गिरने को वो प्रसव पीड़ा से जोड़ पाती है। माँ, तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो? माँ कहती है, वे रात भर गर्भ में रहते हैं। पेड़ जब गुजर रहा हो प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से। बोलो, कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं, इसलिए कि उनसे हम प्यार करते हैं। जसिंता सहज होने को आदिवासी होना मानती है। अपने आदिवासी होने के प्रश्न पर वो कहती हैं, सिर्फ खोपा और गोदना गोदा लेने भर से कोई स्त्री आदिवासी नहीं हो जाती। अपने अंदर आदिवासीपन को किसी गहरे यथार्थ के रूप में जीना दूसरी ही बात है। न साड़ी, न खोपा, न गोदना, न गहना, कुछ भी नहीं पहनती, फिर कैसी आदिवासी हो तुम? अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, धरती के करीब होना ही आदिवासी होना है। प्रकृति के साथ चलना ही आदिवासी होना है। सहज रहना ही आदिवासी होना है। भीतर और बाहर हर बंधन के खिलाफ लड़ना ही आदिवासी होना है। धन्यवाद।